मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 के मैथ के सिलेबस दिए थे। तो आज जो है सिलेबस के देखिए बाद अध्याय पहला शुरू करने जा रहे हैं। देखिए पहला अध्याय में क्या लिखा हुआ है। तो पहला अध्याय में लिखा हुआ है समुच्चय। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेट्स। क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये जो प्रश्नावली जो सेट्स है, जो समुच्चय है, इसका देखिए खोजकर्ता कौन है, माने इसको कौन खोज किए थे, समझ गए ना। तो एक बात करते हैं, इस प्रश्नावली का खोज किसने किया था। तो चलिए मान लीजिए इस प्रश्नावली का खोज चंदन कुमार। तो इस प्रश्नावली का जो खोज किए थे वो देखिए कौन है। तो देखिए यह जो है जॉर्ज कैंटर है। कौन है? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने इस प्रश्नावली का खोज किया था। समझ गए? क्लियर? ये जॉर्ज कैंटर जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मन गणितज्ञ थे, मतलब जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था 1845 ईस्वी में। जॉर्ज कैंटर का जो जन्म हुआ था वो 1845 में और इनका मृत्यु हो गया था 1918 में। समझ गए ना? क्लियर? अब उसी बात को देखिए हम रिपीट कर दिए यहाँ पर कि समुच्चय सिद्धांत का खोज किसने किया था? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। समझ गए? तो आपसे कोई भी पूछेगा तो बता सकते हैं कि समुच्चय सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने किया था। वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे या जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ? तो 1845 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। क्लियर हो गया सब लोग को? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं समुच्चय पर, मतलब कि सेट्स पर हम बात करते हैं। सेट्स क्या है, मतलब समुच्चय क्या है। तो देखिए इसके बारे में हम लिखे हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बात ये बन गया कि सुपरिभाषित क्या है। सु माने स्वयं, अब परिभाषित मतलब परिभाषा। जिसका परिभाषा स्वयं निकलता है, अपने आप से निकलता है, अपने आप से ज्ञात होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। समझ गए ना? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया? तो वही लिखा हुआ है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया? तथा वस्तु को क्या कहेंगे? जो वस्तु आएंगे तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? तो वस्तु को अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु को अवयव कहेंगे, मतलब सदस्य कहेंगे। समझ गए ना? क्या कहेंगे? सदस्य कहेंगे चाहे अवयव कहेंगे। तो वही बात रिपीट किया गया है कि तथा वस्तुओं को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करते हैं सूचित। समझ गए ना? जैसे कैपिटल में ए हो गया, कैपिटल में बी हो गया, कैपिटल में सी हो गया, डी हो गया, कहाँ तक? तो जेड तक। तथा इसके अवयव को, अवयव भी साथ साथ चल रहा है, तथा इसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। जैसे छोटा में ए हो गया, छोटा में बी हो गया, छोटा में सी हो गया। समझ गए ना? कहाँ तक? तो जेड तक। तो इस प्रकार से जो हुआ समुच्चय का परिभाषा हो गया।
तो चलिए एक बार बात को फिर से करते हैं रिपीट, सुनिए ध्यान से कि समुच्चय सिद्धांत का खोज जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने किया था। वह गणितज्ञ जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म 1845 में और इनका मृत्यु 1918 में हुआ। अब चलते हैं समुच्चय पर परिभाषा करते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि वस्तु क्या है, तो उस वस्तु को अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। समझ गए ना। अब आगे बात को रखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। समझ गए। और ध्यान दीजिए तथा इसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। समझ गए। अब चलिए इसके एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। इसका ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, हम 3 को लिखे हैं। एक लिखे हैं कि किसी कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का संग्रह। कोई कक्षा है, उसमें जो है उत्तीर्ण जो पास बच्चे हुए हैं उसका संग्रह क्या हो गया? समुच्चय हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल है कि समुच्चय ए बराबर ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। इसको हम लोग भावेल बोलते हैं, मतलब स्वर बोलते हैं। तो देखिए 5 होता है ए ई आई ओ यू। समझिए ना। अब तीसरा एग्जाम्पल हो गया कि समुच्चय बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब लिखा हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको? इस सभी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया कि इसको हम लोग जो है भावेल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समुच्चय को हमेशा जो है 2 प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिए, समुच्चय को हमेशा जो है 2 प्रकार से लिखते हैं। एक लिखेंगे मतलब कि अंक के रूप में, मतलब कि ध्यान दीजिए कोमा दे देकर, और एक लिखेंगे शब्द रूप में जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल जो लिखे हैं शब्द रूप में लिखे हैं, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल जो है कोमा दे देकर लिखा गया है, मतलब अंक रूप में लिखा गया है। क्लियर है। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से कि सुपरिभाषित पर बात करते हैं। तो सुपरिभाषित पर हम बात ये करते हैं कि अब कोई पूछे कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है, तो हम एक बार सुन लीजिए बात। आपसे कोई पूछा कि आपके मतलब क्लास में कितने बच्चे जो है 80 प्लस लाए हैं, तो खूब से मतलब कि 10 12 1500 आएगा ना। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि हमारे क्लास में 80 प्लस लाने वाला का कुल संख्या या कुल संग्रह, समझ गए ना, समुच्चय हो गया। समझ गए बात को। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि आपके क्लास के सुंदर लड़का का संग्रह, तो देखिए सुंदर लड़का के संग्रह जब बात हो गया तो देखिए हर एक आदमी जो है सुंदर को अलग अलग वैरायटी से देख सकते हैं। आप किसी और को कहिएगा सुंदर है, हम किसी और को कहेंगे सुंदर है, बात समझ रहे हैं ना। तो वह समुच्चय नहीं होगा क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं हो रहा है। समझ गए ना। आपसे कोई कहेगा कि बताइए ससराम सर के सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो देखिए हर एक आदमी का जो है सोच अलग है, बात समझ रहे हैं ना। तो किसी और को कोई और सुंदर लगेगा, किसी और को कोई और सुंदर लगेगा। तो ये सब जितना भी है ये सब समुच्चय नहीं है। अब कोई कहे मोटे लड़का का संग्रह, पतले लड़का का संग्रह, ये सब समुच्चय नहीं है। क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी कि यह जो है समुच्चय का परिभाषा है। अब हम बात करते हैं कि तो आगे हम बात करते हैं बच्चों। देखिए क्या है कि लिखा हुआ है कि समुच्चय का देखिए अवयव या सदस्य, अवयव कहिए या सदस्य कहिए, तो वही देखिए लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ ए सेट। ध्यान दीजिएगा, यदि एक समुच्चय ए का अवयव है,
x जो है वो क्या है कि समुच्चय a का अवयव है, तो x, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये चिन्ह जो है किसका है, तो अवयव का चिन्ह है, मतलब कि सदस्य का चिन्ह है कि x a का क्या है, अवयव है। इतना से हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं, समझ गए ना। यदि x a का अगर अवयव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। समझ गए बात को कि x अगर a का अवयव है तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है इसका अवयव है, a का अवयव है। कहीं अगर लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो है b का अवयव है। कहीं लिखा हुआ है मतलब इस प्रकार से, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 जो है c का अवयव है। समझ गए ना, तो क्लियर। तो वही लिखे हैं कि यदि x समुच्चय a का अवयव है तो इसको कैसे लिखते हैं, x अवयव है किसका है, a का, इस बात हम लोग लिखते हैं। समझ गए। और यदि एक समुच्चय a का अगर अवयव नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 a का अवयव नहीं है, 5 जो है a का अवयव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 b का अवयव नहीं है। समझ गए ना। अब इसी पर देखिए एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि मान लीजिए समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। अब कहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्यय आपको क्या करना है कि अवयव है अथवा अवयव नहीं है भरिए। समझ गए ना कि कौन सा अवयव है और कौन सा अवयव नहीं है, आपको भरना है। अब देखिए आप 5 है, अब सोचिए कि ये 5 इसमें है कि नहीं। तो 5 अगर इसमें होगा तो अवयव होगा, अगर 5 इसमें नहीं होगा तो अवयव नहीं होगा। तो देखिए इसमें 5 है ना, तो जी 5 है, इसका मतलब कि यह अवयव है। 8 है कि नहीं, तो इसमें 8 नहीं है तो अवयव इसमें नहीं भराएगा। समझ गए ना। 0 है कि नहीं, तो 0 नहीं है तो अवयव नहीं है, हो जाएगा। 4 इसमें है कि नहीं, तो 4 है। और बैकूफ सोच रहा है कि ये 4 ऐसा लिखा हुआ है, ये 4 ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन 4 है तो ये भी अवयव है, 2 भी अवयव है, और इसमें 10 नहीं है तो अवयव नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अवयव के बारे में हम लोग देखे। अब हम बात करते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को हम जो है कैसे निरूपित करते हैं, तो समुच्चय को देखिए हम निरूपित करते हैं 2 प्रकार से। तो वही बात लिख रहे हैं कि समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समझ गए ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम बात कर रहे हैं समुच्चय का निरूपण, इसको हम लोग 2 प्रकार से करते हैं निरूपित। तो चलिए निरूपित करने के लिए हम लोग कल अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।